वेलकम टू द टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस। और दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो मोस्टली उन क्वेश्चनों के ऊपर आधारित है जो पिछली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जिनकी इन 2024 में जिन क्वेश्चनों की आने की प्रबल संभावनाएं हैं। आज की क्लास में हम उन क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो फेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छा और काफी बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो आपको अंत तक बने रहना है और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना है कि किस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी और सिंपल वे से हम सोल्व आउट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपका ऑन टाइम प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है और उसके बाद में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड शर्ट, यानी कि जो पहली शर्ट है वो दूसरी शर्ट की दुगनी कीमत के ऊपर बेची जाती है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट, पहली शर्ट है वो 8% लाभ के साथ में और जो सेकंड शर्ट है वो 3% लॉस के साथ में बेची जाती है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि व्हाट इज द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट ऑन शर्ट्स। तो आपको बताना है कि शर्ट्स के ऊपर ओवरऑल कितने परसेंट का हमारे को प्रॉफिट हुआ और वो भी आपको डेसिमल के एटलीस्ट 2 डिजिट तक आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत गजब और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको दिया गया है कि फर्स्ट प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहली शर्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है 8% का। ठीक है, इसके बाद में ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो दूसरी शर्ट है उसके ऊपर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब माइनस कितना हो जाएगा 3% का। तो अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा नेगेटिव 8% हो गया इंटू 3% का हमारे पास लॉस हो गया, इस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे ध्यान दीजिएगा 8% हमारा पॉजिटिव है, इसके बाद में ध्यान दीजिएगा -3% हो गया और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा -8 को 3 से गुना किया कितना आया 24 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा 0.24%। ध्यान दीजिएगा ये परसेंटेज के अंदर मैं लिख रहा हूं। तो जब माइनस का 3% और माइनस का 0.24% आपके पास में टोटल मिला के कितना हो गया भाई, तो 8% में से हम कम कर देंगे कितना 3.24% हम कम कर देंगे। तो आपके पास में जो लगभग वैल्यू निकल के आएगी ना वो निकल के आएगी 4.07%। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ वो कितना निकल के आया 4.07%। आपके इस क्वेश्चन का क्या हुआ राइट आंसर हो गया, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है और इसका जो मेथड है काफी सिंपल मेथड से मैंने आपको बताया है तो वो चीजें समझ चुके होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या उसकी डिमांड है और क्या उसको सॉल्यूशन करने का हमारा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पे विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और फिर इसके बाद में आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा दिया गया है आपको, यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन है ना अभी सीपीयू एसआई के अंदर है वो कंप्लीट तरीके से पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो टोटल 40 किलोमीटर की दौड़ लगाता है, मतलब उसको टोटल जर्नी कवर करनी है कितने किलोमीटर की 40 किलोमीटर की। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय का क्या है दुगना है। मतलब फर्स्ट 10 किलोमीटर में जितना टाइम वो लेगा वो टाइम कितना ले रहा है दूसरे 10 किलोमीटर्स के अंदर जितना भी टाइम ले रहा है ना उसका डबल टाइम वो वहां पे ले रहा है। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का क्या है आधा है। और तीसरे जो 10 किलोमीटर है उसके अंदर वो जितना भी समय ले रहा है वो चौथे समय में जितना भी समय लिया गया है चौथे 10 किलोमीटर में जितना भी समय लिया गया है उसका क्या है आधा है। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के क्या है बराबर है। आपसे कहा गया है कि यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपको यह बताना है कि उस 40 किलोमीटर के लिए उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं
तो औसत चाल निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, टोटल टाइम से। ओवरऑल आप तभी निकाल सकते हो उसकी एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे आपसे कहा गया है हमें औसत चाल के लिए। तो ध्यान दीजिएगा अगर औसत चाल की मैं बात करूं ना दोस्तों, तो एवरेज स्पीड कह दो या औसत चाल की मैं बात करूं, तो औसत चाल ये बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय के। ठीक है, जो आपकी टोटल डिस्टेंस रहेगी ना, इसमें जब आप भाग दे रहे होंगे किसका, कुल समय का, तो आपके पास में निकल के आ जाएगा औसत चाल। अब हमें टोटल डिस्टेंस तो दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर टोटल डिस्टेंस हमें दी गई है, कितनी दी गई है भाई, ये हमें दी गई है कितनी भाई, 40 किलोमीटर। कितनी, 40 किलोमीटर हमें दी गई है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें 40 किलोमीटर दी गई है, लेकिन हमें टोटल टाइम है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुछ हिंट्स आपको दिए गए हैं, उन हिंट्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के अंदर जहां पे फैक्ट डेटा दिया गया है, हम उस फैक्ट डेटा के ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर, तो क्या मुझे बताओ, क्या यहाँ से पहले 10 किलोमीटर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चलता है, तो क्या यहाँ से हम फर्स्ट 10 किलोमीटर के लिए टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो फर्स्ट 10 किलोमीटर, ठीक है ना, फर्स्ट 10 किलोमीटर के लिए उस कैंडिडेट की हमारे पास जो टाइम निकल के आएगा, वो टाइम कितना निकल के आएगा, कि हमें पता है कि टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 10 किलोमीटर की, और उस कैंडिडेट की स्पीड कितनी है भाई, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है, स्पीड है। तो यहां से जब मैं कैलकुलेशन करूंगा ना, तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 आवर्स। कितना आ जाएगा, 1/4 घंटे हमारे पास फर्स्ट 10 किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा, टाइम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको स्लॉट के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि 10 किलोमीटर के हमें 4 स्लॉट बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट 10 किलोमीटर का फर्स्ट हाफ हो गया आपके पास में, ये सेकंड 10 किलोमीटर का ये सेकंड हाफ हो गया यहाँ पे, फिर इसके बाद में ये थर्ड 10 किलोमीटर का यहाँ पे ये हाफ हो गया, और फिर उसके बाद में ये 10 किलोमीटर का हमारे पास चौथा हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट था, ये हमारे पास सेकंड 10 किलोमीटर का था, ये हमारे पास थर्ड 10 किलोमीटर का था, और ये हमारे पास चौथा 10 किलोमीटर का हमारे पास क्या था, एक स्पेल था। टोटल मिला के 40 किलोमीटर होना है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। सबसे पहले तो हमें ये बात करनी है कि फर्स्ट 10 किलोमीटर के लिए हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं दोस्तों क्या, टाइम। यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, टाइम, यानी कि कुल मिला के इस जगह पे हम रखने वाले हैं टाइम। अब टाइम क्या क्या रखेंगे यहाँ पे, तो हमें क्वेश्चन के अंदर बता चुका है ये पूरी तरीके से। तो फर्स्ट 10 किलोमीटर के लिए हमारे पास टाइम कितना है, 1/4 घंटे है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि चौथे स्पेल में जितना भी टाइम लगा है वो स्पेल टाइम लगा है पहले आवर्स के बराबर। तो इसका मतलब चौथा जो हमारे पास टाइम हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा, 1/4 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले 10 किलोमीटर में जितना भी समय लगता है वो दूसरे से दुगना लगता है। इसका मतलब दूसरे वाले में आधा लगा होगा। तो 1/4 का जब मैं आधा करूंगा ना, तो इसको कितना लगेगा, 1/8 घंटे लगेंगे। और इसको कितना लगता है, इसको भी 8/8 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो यहां से हम टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं कि 1/4 घंटे पहले वाले 10 किलोमीटर्स के लगे, दूसरे वाले के लिए 1/8 घंटे, तीसरे वाले के लिए 1/8 घंटे, और चौथे वाले जो 10 किलोमीटर्स हैं उसके लिए इसको टाइम लगा 1/4 घंटे। तो क्या यहाँ से हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम कहें कि टोटल टाइम कितना हुआ भाई, टोटल टाइम हमारे को कितना लगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो हम क्या करेंगे, टाइम को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मुझे बताओ इन तीनों का एलसीएम कितना निकल के आया भाई, 8 निकल के आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 4 से 1 कटा 2 बार, तो 2 तो यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6, यानी कि 6/8 घंटे। और इस 6/8 घंटे को हम थोड़ा और सोल्व कर देंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 घंटे। ठीक है, यहां से हमारे पास जो टोटल टाइम निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 3/4 घंटे। अब हमारे को एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, और आपको पता है कि एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, औसत चाल किसके बराबर होता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अभी हमने सीखा कि औसत चाल ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस कह दो आप,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के बराबर होता है, ठीक है। और दोनों चीजें अभी अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर की है, 40 किलोमीटर की हमारे पास रखी हुई है। और टोटल टाइम हमारे पास कितना है, तो अभी अभी हमने टोटल टाइम कितना कैलकुलेट किया, 3/4 घंटे। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 3/4 घंटे, ठीक है ना। 3/5 आवर्स अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो 40 को 4 से गुणा किया, मतलब कितना आ गया हमारे पास 160, और नीचे कितना आ गया 3, यानी कि 160/3 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे पास क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना ना, वो कितना बन गया, 160/3 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा क्वेश्चन है वो काफी अच्छे और काफी शानदार तरीके से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। बहुत गजब का क्वेश्चन था जो एसएससी सीपीओ एसआई 2023 के अंदर पूछा गया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना ना, वो बना 160/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज प्लस उस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का पूरा प्रोसेस है वो आप अच्छी और शानदार तरीके से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रखा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे, क्या इसका सॉल्यूशन रहेगा, किस प्रकार से हम बेस्ट अप्रोच करके इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों काम करते हैं यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमसे दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे, कि tan a की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 4/5। अब आपको पता है कि जब आप लाल बटा कक्का या फिर हाइपोटेनस वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हो ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास में लंब की वैल्यू हो जाएगी, 5 क्या हो जाएगा आपके पास में, आधार हो जाएगा। हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, कर्ण की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 3 4 5 हमारे पास एक ट्रिपलेट बनता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 हमारे पास क्या दिया गया है, बेस दिया गया है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। अब वो चेंज क्यों होंगे, इसके पीछे रीजन देखिए। अगर 5 की जगह पे 3 होता तो हमारे पास हाइपोटेनस सीधा कितना निकल के आ जाता, 5 निकल के आ जाता। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें आधार की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, इसलिए हमारे पास जो हाइपोटेनस है, कर्ण की वैल्यू हमारे पास 3 नहीं आ सकती, इसलिए ये चारों ऑप्शन क्या है, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी बेस का स्क्वायर है वो करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे मुझे जो भी लंब है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद में इसका क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, और जब 25 और 16 को ऐड करेंगे ना, तो आपके पास में आ जाएगा 41, यानी कि 41 का रूट हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान और काफी सिंपल हो चुका है दोस्तों। कैसे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, साइन ए की वैल्यू बताइए, साइन ए की वैल्यू बताइए। अब अगर लाल बटे कक्का या फिर हम हाइपोटेनस वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है दोस्तों लंब बटे कर्ण के बराबर होती है, ठीक है। अब हमारे पास लंब कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो लंब यहाँ से निकालेंगे हम 4, और इसके अलावा हाइपोटेनस कितना निकाला हमने यहाँ पे, √41, तो ये हो जाएगा √41। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट बना ना, वो बना 4/√41, जो आपको किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप इसको, कि यहाँ पे जो दिया गया है ना, उस ऑप्शन के अंदर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको ये ना लिख करके हम लिख सकते हैं 4/√41। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं तो थोड़े मिस प्रिंट है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का ये बेहतरीन क्वेश्चन है वो आप स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, या फिर सीएचएसएल एमटीएस आरआरबी के लिए, तो दोस्तों उनके लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन है वो लगभग एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से,
टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और काफी कैलकुलेटर, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस पैटर्न का क्वेश्चन, ये सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है। इन 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि ए बी एंड सी ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, 30 डेज एंड 60 डेज। ए बी और सी है वो किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन के अंदर अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। इफ ए वर्क एवरी डे, यदि ए प्रतिदिन काम करता है, एंड एवरी थर्ड डे बी एंड सी आल्सो वर्क विथ ए, और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी है वो ए के साथ में काम करते हैं, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट, तो ये काम पूरा है वो कितने दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें सॉर्ट आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों केवल और केवल 3 लोगों के बारे में। ये 3 लोग कौन कौन है दोस्तों? एक तो है ए, एक है हमारे पास बी और एक है हमारे पास सी। ये 3 लोगों के बारे में बात की जा रही है। ए है वो उस काम को कितने दिन में करता है भाई? 20 दिन के अंदर, तो ये लिख दिया मैंने, इसको 20 डेज के अंदर करना है। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में, ये लो भाई 30 दिन के अंदर ये कर रहा है। और जो सी है वो कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में, ये लो भाई 60 दिन में इसका लगा लिया हमने। अभी दोस्तों हमें करना क्या है, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे टोटल वर्क मानना पड़ेगा। इन तीनों को मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ टोटल काम करना है। अब वो काम कौन सा करना है तो वो हम मानेंगे इन तीनों का क्या? एलसीएम। तो मुझे बताओ यहाँ पे 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। यानी कि हम मान लेते हैं कि इन तीनों लोगों को 60 यूनिट टोटल काम है वो करना है, ठीक है। अब 60 यूनिट टोटल काम करना है तो मुझे बताओ पहले नंबर पे नंबर आता है ए का। ये 20 दिन में 60 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। बी 30 में 60 तो एक में कितना करेगा? 2 यूनिट। और सी है वो 60 में 60 तो एक में कितना करेगा? 1 यूनिट। उम्मीद करता हूं ये पैटर्न आप समझ चुके होंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहता है कि पहले दिन फर्स्ट डे कौन आता है भाई? ए आता है, ठीक है ना। फर्स्ट डे कौन आता है? ए आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना कि फर्स्ट डे ए आता है, ठीक है। फर्स्ट डे ए आएगा, कितना यूनिट काम करके जाएगा? तो ए का एक दिन का काम कितना है? 3 यूनिट। यानी कि ए है वो 3 दिन काम कर जाएगा। सेकंड डे कौन आएगा? फिर से ए आएगा, ठीक है। सेकंड डे फिर से ए का नंबर आएगा, कितना यूनिट कर जाएगा? 3 यूनिट काम कर जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तीसरे दिन, तो ए तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कौन आ जाएंगे? बी और सी भी इसके साथ में इंक्लूड हो जाएंगे। तो इनको टोटल कितना लगेगा? तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 यूनिट इनको लग जाएगा। यानी कि टोटल अगर मैं वर्क की बात करूं ना यहाँ पे, तो टोटल कितना यहाँ पे हो रहा है हमारे पास? 12 यूनिट। कितना हो रहा है हमारे पास? 12 यूनिट। यानी कि इन 3 दिनों में इन तीनों ने जब इस पैटर्न से काम किया तो हमारे पास काम कितना हुआ? 12 यूनिट हो गया, ठीक है। समझ पाए इस चीज को? भाई फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकंड डे भी ए काम करेगा, लेकिन थर्ड डे में ए तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसके साथ में कौन इंक्लूड हो जाएंगे? बी और सी भी इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब इन 3 दिनों में जब ये इस पैटर्न से काम करेंगे तो इनके पास 12 यूनिट काम हो चुका होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, और क्वेश्चन देखिए। अब इस पैटर्न से हमारा बन गया कि जो 3 दिन है, 3 डेज, 3 दिन के लिए इन्होंने जो काम किया वो कितना यूनिट काम किया? 12 यूनिट काम किया। हमें काम कितना करना है? टोटल 60 यूनिट। हमने काम कितना माना था? टोटल 60 यूनिट। इसका मतलब 60 यूनिट हमें काम करवाना है। तो इसको 60 बनाने के लिए मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे भाई? 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको 5 से गुणा किया है तो रेशियो मुझे बदलने के लिए सेम इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 को मैंने 5 से गुणा किया तो कितना काम हुआ भाई? 60 यूनिट। और इस 60 यूनिट को काम करने के लिए हमें नंबर ऑफ डेज कितने लगे? 5 को 3 से गुणा किया, 15 दिन। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है भाई? फाइनल आंसर है कि 60 यूनिट काम करने के लिए उसको कितने दिन लगे होंगे? टोटल 15 दिन लगे होंगे। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हुआ दोस्तों? सॉल्यूशन हुआ। काफी सिंपल और इजी मेथड है दोस्तों, और इस पैटर्न के क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के ऊपर बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो क्या बना दोस्तों? 15 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं टाइम एंड वर्क का ये बहुत ही शानदार और गजब का क्वेश्चन है वो आप समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से कि 3 बकरियां या 5 भेड़ें एक खेत को 54 दिन में चर सकती हैं। तो बताओ 6 बकरियां और 8 भेड़ें उसी खेत को कितने दिन में चर सकती हैं? ठीक है, बिल्कुल ये भी टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे? या तो आप MWT मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन का हम एक बेहतरीन तरीका आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। और वो तरीका क्या है दोस्तों? वो ध्यान दीजिएगा।
तरीका कुछ इस प्रकार से है कि जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे, मतलब और आइदर वाली कंडीशन अगर आपको दिखाई दे, आइदर का मतलब जैसे प्रकार से यहाँ पे 3 बकरियां या 5 बेडें दी गई है, तो और की कंडीशन दिखे ना, तो उस केस में आप ये मेथड यहाँ पे यूज में ले सकते हो। वो मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले 3 बकरियां हैं, ठीक है, 3 बकरियां हैं, वो 5 भेड़े हैं, 5 भेड़े हैं, ये लो 3 बकरी या फिर 5 भेड़े हैं, वो किसी खेत को 54 दिनों के अंदर क्या कर सकती हैं, चर सकती हैं। अब आगे आपसे क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है क्या कि 6 बकरियां और 8 भेड़े उसी खेत को कितने दिन में जोत पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये 6 बकरियों के बारे में बात कर रहा है, प्लस उसके बाद में कितनी है, 8 आपके पास में भेड़े हैं, तो आपको करना क्या है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, भाई इसको और इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब ऐड कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी, 3 इंटू 5 इंटू 54। अब नीचे की अगर मैं बात करूंगा ना, तो नीचे मैंने कहा आपको क्रॉस में गुणा करना है, तो 8 को 3 से गुणा किया तो कितना आया मेरे पास, 24, प्लस 6 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 30, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी और सिंपल हो गया। तो मुझे बताओ 24 और 30 को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 54। और ध्यान दीजिएगा 54 से 54 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 को 5 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया, 15। यानी कि कितने दिन लगेंगे इसको, 15 दिन लगेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनाना वो क्या बना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, यानी कि 15 डेज। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे काफी बेहतरीन और काफी अच्छी तरीके से। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बाकी के मैटर को हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं सेशन आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।